Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. In the last video, we had studied the first question of retirement of partner. Now today we are going to solve the second question of retirement of partner. पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था उसमें हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी. आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है. सो लेट अस सी आवर टुडेस क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 टुडे, व्हिच इज योर क्वेश्चन नंबर 2 of the government textbook, also on page number 184, of course with a lot of changes. So take a screenshot of the question and make the changes in your government textbook. So now let us start with the marking of the question. Now first of all we have to always read the last line first कि हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है. So prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of a new firm. So यानी यहाँ पे अभी हमें लेजर फॉर्मेट में आंसर पूछा है और न्यू फर्म का हमें बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है. So यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, बट जर्नल एंट्रीज ही हमारा बेस है, राइट. अगर हमें जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती है तो ही हम लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, यू कैन डू वन थिंग, दैट जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट जर्नल का सॉल्व कराया है आप उसे प्रैक्टिस के लिए उसी क्वेश्चन को लेजर के फॉर्मेट में और उसमें न्यू बैलेंस शीट बना के सॉल्व कीजिए. आज मैं जो आपको लेजर फॉर्मेट का क्वेश्चन करा रही हूँ उसे आप एज अ प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन को आप जर्नल में भी सॉल्व कीजिए. सो दोनों चीजें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. सो अंडरलाइन दिस टर्म कैपिटल रेशियो, मतलब हमें उनका जो कैपिटल वैल्यू है उसी पे से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है. सो उनका कैपिटल क्या है, 1,20,000, 90,000 और 60,000. सो हमें क्या करना है, कॉमन जीरोस हम कैंसिल कर देंगे. सो हमने जो 4 जीरो कैंसिल कर दिए तो हमें क्या मिला, 12:9:6. सो ये फर्दर डिविजिबल है, राइट. सो वी कैन डिवाइड इट इनटू द टेबल ऑफ 3. 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6. ओके, अब यहाँ पे 3 ऑड नंबर आ गया तो हम लोग ये फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो दैट मीन्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2. सो इसी को कैपिटल रेशियो बोला जाता है जो हम लोग कैपिटल के बेसिस पे निकालते हैं. ये हमने पहले भी किया हुआ है फाइनल अकाउंट्स में. नाउ हमें बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019. सो सबसे पहले हमें क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है. सो अभी इस क्वेश्चन में हमें लेजर बनाने के लिए बोला गया है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाने वाले हैं. ये उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. सो आई कैन जस्ट राइट ओवर हियर ओपी. सो मुझे इसको लिखना है एज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. उसके बाद हमें क्या दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन. सो ये जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज में ही जाएगी, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता है कि किस पे एडजस्टमेंट है. वो तो अभी जब हम लोग ये सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस पे एडजस्टमेंट है. तो हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे. तो उन चीजों को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं होगा वो सीधा सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, लेकिन जाएगा तो लायबिलिटीज में ही. तो लायबिलिटीज में ही ट्रांसफर करनी है. देन ऑन एसेट साइड वी हैव बैंक. सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर यू कैन प्रिपेयर अ सेपरेट बैंक अकाउंट, अ स्मॉल वर्किंग नोट. एक छोटा सा लेजर अकाउंट आप वर्किंग नोट में बना सकते हो बैंक के लिए, क्योंकि बैंक से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं. तो हमें फाइनल बैंक बैलेंस जो है वो एसेट्स में लिखना होता है. सो ओवर हियर आई विल मेंशन WN, दैट इज वर्किंग नोट में हम लोग इसको लिखेंगे. ओके, ये उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. सो आप चाहिए तो यहाँ पे ओपी भी लिख सकते हो, यानी कि वर्किंग नोट में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. और बाकी जो डेटर्स है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ कहाँ पे जाएगा, एसेट में ही जाएगा. जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बट वो हम जब ये पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा. नाउ घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1st April 2019. नाउ हियर ऑल्सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे घनश्याम इज रिटायरिंग. पहले ही दिन पे रिटायर हो रहा है. देन फर्स्ट इंफॉर्मेशन, market value of building and investment to be taken as 63,000 and 1,65,000 respectively. Now अभी हमें ये जो information है वो building के लिए दी है और investment के लिए दी है. तो सबसे पहले तो मैं एक टिक मार्क तो कर ही देती हूँ, right? So हमें पता चलेगा कि हमें इसको inner column में लिखना है. Now we will compare that what is happening. यहाँ पे बोला है value of building and investment to be taken as 63 and 1,65,000 respectively, यानी कि building का 63,000 हो गया. So book value हमें कितना दिया है, 60,000. अब ये 63 हो गया तो 3,000 से हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट. हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. देन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है बुक वैल्यू, जबकि उसका अभी नया वैल्यू क्या हो गया है, 1,65,000. सो 15,000 से हमारा प्रॉफिट हो रहा है. सो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, राइट. और हमें क्या हो रहा है, गेन. सो हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, बिकॉज क्रेडिटल इनकम्स एंड गेन्स. तो यहाँ पे भी हम लोग वही लिखेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. जैसे हमने पिछली बार मार्किंग किया था
वैसे हम मार्किंग रखेंगे। अगर आपको चाहिए कि ये लेजर है और आपको और क्लैरिटी चाहिए, सो आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हो कि आप क्या कर दो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकते हो। सो ऐड टू एसेट्स हो जाएगा वो, राइट। ऑफ कोर्स 3000 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ऐड होगा, तभी आपका आउटर कॉलम में 63,000 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 15,000 ऐड करोगे तभी आपका एसेट्स में वैल्यू 1,65,000 दिखेगा। So for your clarity, you can put over here plus sign, यानी add to asset or realization account credit side. Second adjustment, Mr. Parth, our customer, may or may not be able to pay his debt of rupees 4,500. अभी हमारा कस्टमर है पार्थ और हमको बोला जा रहा है that he may or may not be able to. ऐसा नहीं बोला है कि वो पे नहीं कर सकता। जब वो पे नहीं ही कर सकता तो उसका मतलब होता है bad debts. May or may not be मतलब RDD, doubtful debts है ये, राइट। तो हमें डाउटफुल डेट्स जो है उसके लिए रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो हमें ये आरडीडी क्रिएट करने का अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है। दिस इज नॉट अ बैड डेट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमने फाइनल अकाउंट में भी ऐसे एडजस्टमेंट किए हैं, तो उसमें वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि मिस्टर पाथ, आवर कस्टमर, विल नॉट बी एबल टू पे हिज डेट्स। विल नॉट बी एबल टू मतलब कंफर्मेशन है कि वो पे नहीं कर सकता। मे और मे नॉट बी का मतलब है कि डाउटफुल डेट्स है, तो हमें यहाँ पे आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। सो आरडीडी क्रिएट करना है मतलब डेटर्स क्या होगा, रिड्यूस। तो हमें क्या हो रहा है, लॉस। सो हम डेटर्स पे पहले तो एक टिक मार्क कर देते हैं। सो अभी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एसेट। नाउ अगेन फॉर योर क्लैरिटी, इफ यू वांट यू कैन जस्ट पुट अ माइनस साइन, क्योंकि एसेट में से क्या होगा, लेस, बिकॉज ये लेजर पोस्टिंग है। अगर जर्नल होता तो आपको ये प्लस माइनस का साइन डालने की जरूरत नहीं थी। थर्ड एडजस्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, फुल स्टॉप। सिमिलरली एन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹200 टू बी अकाउंटेड फॉर। अब यहाँ पे दो चीजें हमें दी है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। हमें सबसे पहले बोला गया है कि एक प्रोविजन मेंटेन करना है फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमें कोई ऑलरेडी नहीं दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी इनटू द लायबिलिटीज, तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है। हमें प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वी आर सपोज टू रिकॉर्ड। सो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गया जो अब हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो लायबिलिटीज बढ़ेगी तो हमारे लिए वो क्या है, लॉस। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, लायबिलिटीज, यानी कि टू लायबिलिटीज में होगा। अब यहाँ पे मैं कोई टिक मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले से कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई प्लस साइन भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करना है। दूसरा एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है, सिमिलरली एन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड का मतलब होता है अनरिकॉर्डेड, अक्रूड इनकम का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। सो एक हमने 200 रुपए की एक इनकम भी रिकॉर्ड नहीं की है, सो अगेन आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए क्या है, एसेट है, बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर अस एंड एनी सॉर्ट ऑफ अमाउंट पेएबल इज अ लायबिलिटी फॉर अस। सो सैलरी हमारे लिए पेएबल है इसलिए हम लायबिलिटीज में डाल रहे हैं, इनकम हमारे लिए रिसीवेबल है इसलिए वो एसेट में जाएगा। तो हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अनरिकॉर्डेड था वैसे ही मुझे यहाँ पे कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग इनकम भी नहीं दिख रहा है, राइट। सो ये भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स ही हुआ। सो अभी एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है। एसेट आया बिजनेस में, जो अनरिकॉर्डेड था अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिजनेस में आया, तो एसेट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट, एन आइटम ऑफ ₹5,000 for bills payable is no longer a liability and hence should be properly adjusted। अभी क्या बोला है कि जो बिल्स पेबल में एक आइटम है 5,000 रुपीज का, हमारा टोटल बिल्स पेबल है 12,000 का, उसमें से 5,000 अभी हमारा वो लायबिलिटी नहीं रहा। तो लायबिलिटी नहीं रहा मतलब हमें उसे एडजस्ट करना है, यानी उतना लायबिलिटी हमारा कम हो गया। अगर लायबिलिटीज हमारा कम होता है तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, राइट। सो लायबिलिटीज में से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस, और क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ पे बिल्स पेबल वे भी हम एक टिक मार्क कर देते हैं। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, यानी पूरे
फर्म का एंटायर जो फर्म है उसका गुडविल है 90,000 एंड घनश्याम्स शेयर इन द सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। मतलब हमें क्या बोला जा रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि घनश्याम का जो शेयर है वो हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में एडजस्ट करना है इनटू द गेन रेशियो, मतलब रिटर्न ऑफ करना है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिर्फ कौन सा एंट्री सीखा, दैट रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो सिर्फ रेज करना सीखा कि अगर सिर्फ रेज्ड है एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर तो क्या एंट्री होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, हमें इनडायरेक्ट वे में बोला है कि हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को ही गुडविल देना है और उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में एडजस्ट होगा इन द गेन रेशियो। सो यानी हमें रिटर्न ऑफ भी करना है। सो इसका एंट्री आपको याद ही होगा, मैं आपको उसका स्लाइड भी बता रही हूँ अभी। सो दीज आर द एंट्रीज ओके फॉर गुडविल इफ द गुडविल इज बीन रेज्ड एज पर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। पिछले बार हम लोगों ने फर्स्ट केस किया था रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस, लेकिन वो जर्नल एंट्री के फॉर्म में था तो हमने सिर्फ एक ही एंट्री पास की थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस बार हमें जो सिचुएशन दी है क्वेश्चन में फॉर गुडविल इज रिगार्डिंग रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो इसमें आपको दो एंट्रीज पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ऑफ कोर्स वो गेन रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और वही हमें क्वेश्चन में बोला है। So in this situation goodwill will not appear into the balance sheet, न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होगा नहीं क्योंकि रिटर्न ऑफ कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, सो ये दो एंट्रीज हमें पास करनी है। सो ये जो 90,000 दिया है वो तो एंटायर फर्म का गुडविल है, हमें घनश्याम के शेयर के हिसाब से गुडविल निकालना पड़ेगा। सो दैट विल डू इन द वर्किंग नोट। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री लिख के रखती हूँ, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and continuing partners capital account debit to क्या होगा, goodwill. So this way both the entries I have mentioned over here. So accordingly we'll do the ledger posting. Sixth adjustment, the amount payable to the retiring partner to be transferred to his loan account. So of course ये सारे adjustments हो जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज करना होगा। उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद जो भी फाइनल बैलेंस बचता है रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। सो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी कि जो भी पूरा अमाउंट है वो उसके लोन में ही ट्रांसफर करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, दैट 50% अमाउंट वाज पेड एंड 50% अमाउंट वाज ट्रांसफर टू लोन, बट दिस टाइम दे हैव सेड दैट यू ट्रांसफर द एंटायर अमाउंट टू लोन। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ द सेम, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको थोड़ा फुल फॉर्म में लिखना है तो आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। राइट, मार्किंग शुड बी एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आरपीसी यानी मेरे लिए है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आरपीएल मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। नाउ सेवेंथ एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड एट ₹2 लाख। ये भी हमने थ्योरी में किया था। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो आपको मैंने बताया था कि एक अमाउंट दे दिया होगा आपको न्यू कैपिटल का, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी दिया है कि अभी नए फर्म का 2 लाख टोटल कैपिटल होगा बिटवीन राम एंड श्याम इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज फिक्स्ड एट 3:2। अभी आपको नया रेशियो भी यहाँ पे दिया है 3:2, सो उसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि 3:2 इज अ न्यू रेशियो। मेकिंग एडजस्टमेंट थ्रू चेक, मेकिंग एडजस्टमेंट थ्रू चेक का मतलब क्या होता है कि नया कैपिटल 2 लाख फिक्स हो गया, वो 2 लाख रुपए हम आपस में 3:2 में ये दोनों पार्टनर्स में एज अ ट्रू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे। तो अभी उसकी वजह से जो भी सरप्लस या डेफिसिट क्रिएट होगा, सरप्लस यानी अगर किसी पार्टनर का एक्सेस पैसा बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसको हमें उतना पैसा देना पड़ेगा, और अगर किसी पार्टनर का डेफिसिट है यानी कि उसका पैसा बिजनेस में कम है तो उसे पैसा लाना पड़ेगा। तो वो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो थ्रू चेक करना है, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू करना है। राइट, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बैंक अकाउंट ही दिया है। सो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होगा, बैंक होगा। यहाँ पे आपको कैश वर्ड यूज नहीं करना है, एज ऑफ इट इज क्लियरली गिवन चेक। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से पार्टनर का सरप्लस आने वाला है और कौन से पार्टनर का डेफिसिट आने वाला है। तो वो तो जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। राइट, सो वो हम लोग एंट्री ऑन द स्पॉट करेंगे
जैसे हमारा सोल्यूशन आएगा वैसे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको सिखाया था कि अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो आपको गेन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सो विल सी ओवर योर, जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, 4:3:2, और घनश्याम रिटायर हो रहा है तो घनश्याम इज अ थर्ड पार्ट। तो जो पहले दो पार्टनर्स है उनका रेशियो क्या है, 4:3 है। अब नया रेशियो क्या हो गया, 3:2। सो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। सो हमें यहाँ पे गेन रेशियो भी निकालना पड़ेगा। सो उसका भी हमें वर्किंग नोट दिखाना है, राइट। सो दैट विल डू इट अलोंग विद द सम सॉल्विंग। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट अस सी आपको फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है। ऑन द टॉप यू हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एट द कॉर्नर DR and CR, particulars amount, particulars amount with the rupee sign. Then partners capital account at the corner DR and CR. राम श्याम घनश्याम हमारे तीनों पार्टनर्स है। अमाउंट रुपीज, अगर आप अमाउंट रुपीज का भी साइन नहीं लिख पाते हो, अगर उतना जगह नहीं है तो एटलीस्ट रुपीज का साइन जरूर करना है, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन का यहाँ पे डेट आना चाहिए, 31 मार्च 2019 नहीं आना चाहिए, बिकॉज हम लोग अभी ये जो बना रहे हैं अकाउंट्स वो न्यू फॉर्म में बना रहे हैं, राइट। ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट बना रहे हैं तो ये 1 अप्रैल डेट ही यहाँ पे आना चाहिए। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट विद द रुपीज साइन अमाउंट कॉलम, ओके। और वर्किंग नोट के लिए है यहाँ पे हम लोगों को वर्किंग नोट में आपको गुडविल अकाउंट बनाना है। जब रिटर्न ऑफ हो जाता है तो ऑफ कोर्स गुडविल इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, लेकिन आप इनिशियली अभी ये चैप्टर सीख रहे हो तो वर्किंग नोट में अगर गुडविल अकाउंट बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको अभी पता है कि रिटर्न ऑफ होता है तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन अवॉइड मेकिंग इट, बट फिलहाल अभी हम बनाएंगे गुडविल का। आप एक छोटा सा 5 से 6 लाइन का अकाउंट बना दो। सेम वे उसके नीचे आप बैंक अकाउंट बनाओ। जैसे मैंने बोला है कि बैंक में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो फाइनल अमाउंट जो बैंक बैलेंस बचता है वो हमें एसेट्स में लिखना होता है। सो टू अवॉइड एनी मिस्टेक वी विल प्रिपेयर ऑलवेज कैश और बैंक वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस बार हमें बैंक दिया है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे छोटा सा। ये भी आप 5 से 6 लाइन का बनाओ। सो अकॉर्डिंगली prepare entire format, that is profit and loss adjustment account, partners capital account and new balance sheet. गुडविल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपका सिंगल अमाउंट कॉलम वाला वर्किंग नोट में आएगा। अब इसके अलावा और कुछ वर्किंग नोट्स है तो हम इसके बाद करेंगे यहाँ पे। सो आई होप आपका ये फॉर्मेट रेडी होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट दिया है। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिखा जाएगा। सो राइट योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। ओके, हम बहुत बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ही चुके हैं इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एज वेल एज इन डिसोल्यूशन। सो वी नो नाउ दैट यू नो हाउ टू राइट द बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन लायबिलिटीज में हमें क्रेडिटर्स दिया है। सो ऑलवेज यहाँ पे 5 to 6 लाइन्स छोड़ दो लायबिलिटीज में फॉर कैपिटल, एंड देन राइट अदर लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स जैसे हमें दिया है, बट उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो 22,000 सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। देन वी हैव बिल्स पेएबल, इनर कॉलम में जाएगा 12,000, लीव वन लाइन एज देयर इज एन एडजस्टमेंट। देन वी हैव लोन, लोन के बारे में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया था तो एज इट इज हम उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो चुका है। नाउ एसेट साइड हमें सबसे पहले बैंक अकाउंट दिया है तो उसका हमने वर्किंग नोट में अकाउंट बनाया है। एसेट इज अ डेबिट बैलेंस। सो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। देन वी हैव अदर एसेट्स। सो डेटर्स 90,000 इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज उस पर एडजस्टमेंट है। देन वी हैव बिल्डिंग 60,000 इनर कॉलम। देन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 इनर कॉलम as there is an adjustment. So we are done with the posting of the assets as well. Now the first adjustment is market value of building and investment to be taken as 63,000 and 1,65,000 respectively. So जो difference है वो assets में add होगा और वही difference हमारे लिए क्या है, profit. Alright. So अब इसका ledger posting कैसे देना है, right? So like this you have to write add appreciation. See, building is a fixed assets. सो आपका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया तो वहां पे क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। जैसे अगर हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अगर आपका वैल्यू बढ़ जाता है फिक्स्ड एसेट्स का तो आपको क्या लिखना है, एप्रिसिएशन लिखना है। सो एड एप्रिसिएशन 3,000, सो द न्यू वैल्यू इज 63,000, राइट। सेम वे इन द इन्वेस्टमेंट्स आल्सो वी आर सपोज्ड टू राइट एड एप्रिसिएशन 15,000 यहाँ पे ऐड होगा तो न्यू वैल्यू हमारा आउटर कॉलम में क्या होगा, 1,65,000, राइट। सो ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ लाइन आफ्टर योर एडजस्टमेंट इज गॉट ओवर, या जब आप लाइन छोड़ते हो तभी एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो ताकि आपको लाइन लीव करने के लिए भी पता चले ना। हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड।
अब यहाँ पे हमें हेडिंग क्लियरली बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देना है, तो जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हेडिंग दिया करो। अगर क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ही रिवैल्यूएशन हेडिंग दो, राइट? सो फॉलो whatever has been given in the question. So on the credit side you are supposed to write buy building account 3000 and buy investment account 15,000. Second adjustment, Mr. Path our customer may or may not be able to pay his debt of rupees 4500. तो मैंने आपको समझाया था कि ये RDD क्रिएट करने के लिए हमें बोल रहे हैं। So less from debtors, less RDD 4500. So outer column में हमारा बैलेंस बचेगा 85,500. नाउ इट्स अ लॉस फॉर अस क्योंकि हमारा डेटर्स कम हो गया, एसेट कम हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टू आरडीडी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आरडीडी इज अ सेपरेट अकाउंट, हम रिजर्व का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू राइट ओवर योर डेटर्स, ओके, यू आर सपोज टू राइट ऑलवेज आरडीडी ओवर योर 4500 आउटर कॉलम। यहाँ पे भी हम इनर और आउटर कॉलम बनाते हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे अगर जो प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पार्टनर्स के अमंग, वो हम लोग इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉलम का रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चे सिंगल कॉलम भी बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पर्टिकुलर्स में दिखाते हैं, पार्टनर्स के अमंग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो प्रेजेंटेशन वाइज इतना अच्छा नहीं लगता है। So it's better to prepare 2 columns of amount. Third adjustment, the provision of rupees 3000 to be made in respect of outstanding salary. अब इसमें 2 चीजें दी है तो 1 by 1 हम करते हैं। पहले हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी का हम लोग इफेक्ट दे देते हैं। सो हमारे लिए वो क्या है, लॉस है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, पूरा ही जाएगा 3000 बिकॉज यहाँ पे पहले से कोई प्रोविजन किया नहीं है। अब उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में जाएगा because it was an unrecorded liability. So outstanding salary 3000 सीधा outer column में जाएगा। Then we have similarly an unaccounted accrued income of rupees 200 to be accounted for. Now we does not know what is this accrued income is, तो हमें accrued income ही लिखना होगा, right? So ये unrecorded assets हो गया। So accrued income 200 outer column में जाएगा और ये हमारे लिए gain है because ये भी हमारे लिए unrecorded assets था, तो asset increase हो गया। So buy, preferably write account everywhere. Then fourth adjustment, an item of rupees 5000 from bills payable is no longer a liability and hence should be properly adjusted. अभी वो हमारा liability नहीं रहा, यानी हम उसे books of account में से निकाल रहे हैं, राइट? अभी लायबिलिटी में तो हम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते हैं। सो लायबिलिटी अगर हम बिजनेस में से निकाल रहे हैं तो उसे क्या लिखना पड़ेगा, लेस रिटन ऑफ। सो 5000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में बैलेंस बचेगा 7000 और लायबिलिटीज कम हो गया तो वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, by bills payable account 5000. Now fifth adjustment, goodwill of the firm is valued at 90,000 and Ghanshyam share in the same to be adjusted in the accounts of continuing partner in the gain ratio. So सबसे पहले हमें जो 90,000 firm का goodwill है उसमें से हमें पहले घनश्याम का share of goodwill निकालना पड़ेगा। So here in the working note जो हमने calculation of profit sharing ratio किया था, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, वो यहाँ पे भी मैंने आपको अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में बताया है। सो नाउ इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज यू नो दैट वर्किंग नोट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू शो ऑल द वर्किंग नोट्स व्हिचएवर इज रिक्वायर्ड। देन घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल हम कैसे निकालेंगे, 90,000 फर्म्स गुडविल है और रेशियो क्या है 4:3:2। सो घनश्याम का शेयर है 2 अपॉन टोटल ऑफ दिस यानी कि 2/9। सो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है, 20,000 होता है। सो फॉर द फर्स्ट एंट्री वी गॉट द वैल्यू दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट फिर हमें उसे क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है और उसके लिए हमें गेन रेशियो चाहिए। सो गेन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक पार्टनर का यानी कि राम का गेन रेशियो कैलकुलेट किया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 3:2। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया ही था जो मैंने हाईलाइट किया है 7th एडजस्टमेंट में, 3:2 इज अ न्यू रेशियो यानी कि 3/5 हुआ। सो न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 4/9। यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड रेशियो 4 अपॉन टोटल ऑफ दिस यानी कि 9। सो जब भी माइनस या प्लस का साइन होता है तो हमें एलसीएम करना होता है, राइट? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं 5 को 9 नहीं बना सकती हूँ, 9 को 5 नहीं बना सकती हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई कैन डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों को और यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों को। एज वी नो हमने सीखा ही है कि कैसे निकालना होता है एलसीएम। सो दोनों तरफ हमने एलसीएम निकाल लिया और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20।
सो 27 माइनस 20 अपॉन क्या हो गया, 9 5 45 हो गया। सो बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या है, 7 अपॉन 45। सो इसी तरीके से आप सब लोग सेकंड पार्टनर का निकालने की कोशिश करो, यानी कि श्याम का निकालो। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सो श्याम का न्यू रेशियो क्या है, 2 अपॉन 5 है और यहाँ पे इसका ओल्ड रेशियो है 3 अपॉन 9। सो अगेन सेम वे पे यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 5 इंटू 9 45 हो गया। सो 18 माइनस 15 3 अपॉन 45 हो गया, यानी हमें रेशियो क्या मिल रहा है यहाँ पे 7:3। ये हमारा गेन रेशियो हो गया। ऑलराइट, सो इसी रेशियो में हमें गुडविल क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो व्हाट विल बी द, सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 14,000 एंड 6,000। सो लेट अस पास द एंट्री नाउ। सबसे पहले आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हमने यहाँ पे गुडविल अकाउंट बनाया है। ओके, सो गुडविल अकाउंट में हम रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे, यानी कि घनश्याम का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने सीखा ही है एफआई जैसे में कि सेम अकाउंट में सेम नाम कभी आता नहीं है, ऑलवेज अपोजिट। टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट 20,000 एज गुडविल अकाउंट डेबिट। सो सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड बट द नेम शुड बी अपोजिट। सो यहाँ पे गुडविल अकाउंट में हमने लिख दिया, यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट सिर्फ घनश्याम के अकाउंट में जाएगा 20,000। देन सेकेंड एंट्री क्या आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टू गुडविल अकाउंट, ऑपोजिट नेम लिखेंगे हम लोग। सो राम के अकाउंट में 14,000 और यहाँ पे श्याम के अकाउंट में 6,000। और गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पे जाएगा बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 14,000 बाय श्याम्स कैपिटल अकाउंट 6,000। ओके, सो ये रिटर्न ऑफ का भी एंट्री हो गया, यानी बिजनेस में से गुडविल गया भी। सो जब भी अकाउंट टू अकाउंट हम एंट्री करते हैं, so we can follow the rule of same account same amount same side but the name should be opposite. now हमें क्या बोला है, the amount payable to the retiring partner be transferred to his loan account। ठीक है, so अभी जितना भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेबल है उसके लोन में ट्रांसफर करना है, बट बिफोर दैट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी हमें घनश्याम का फाइनल अमाउंट मिलेगा कि कितना अमाउंट उसे पेबल है जो हमें लोन में ट्रांसफर करना है। विदाउट दिस अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट हम इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चीज हमें एडजस्टमेंट में नहीं बोली होगी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, दैट वी नीड टू रिमेंबर। सो अब यहाँ पे हम क्लोजिंग करते हैं, एज वी नो टोटल करना है तो ऊपर सिंगल नीचे डबल अंडरलाइन दोनों साइड हमें करना है। नाउ वी हैव टू चेक व्हिच साइड इज हायर। अब यहाँ पे डेबिट साइड में आप देख सकते हो कि दो ही अमाउंट है, सो आई एम गेटिंग द टोटल ऑफ 7,500 ऑन द डेबिट साइड। और अगर मैं क्रेडिट साइड का यहाँ पे टोटल करती हूँ तो मुझे मिलता है 23,200। सो क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, अभी 23,200 में से 7,500 मुझे क्या करना है, माइनस। सो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस मिलेगा वो 15,700 है और ये क्या है मेरे लिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, राम श्याम और घनश्याम। अब ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 4:3:2 में, राइट। सो एवरीवन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 15,700 into 4:3:2। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट एंड लेट्स सी व्हाट द आंसर विल कम। सो यहाँ पे पॉइंट पे आंसर आ रहा था तो दो जगह पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पे 6978, 5233 एंड 3489। ओके, अब ये यहाँ पे क्रेडिट साइड में यानी कि ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरीके से अगर दो लाइन में जा रहा है तो ऐसे लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहां पे आपको अमाउंट लिखना है 6,978, 5,233, 3,489, राइट। सो राम श्याम और घनश्याम के अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड अस टू ट्रांसफर द बैलेंस टू हिज लोन अकाउंट। सो पहले घनश्याम का अकाउंट क्लोज करते हैं। इफ इज चेक, क्रेडिट साइड पे हमें वैल्यू दिख रहा है, डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, सो दैट मीन्स क्रेडिट साइड इज more. So if you total this up, you will get 83,489 on the credit side और यही टोटल ज्यादा है। So इसी को हम लोग टोटल लाइन में यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑन बोथ द साइड और यही हमारा डिफरेंस भी आएगा क्योंकि डेबिट में हमें कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टू घनश्याम्स लोन अकाउंट, बिकॉज हमने जर्नल एंट्री क्या यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट।
राइट. सो इट्स अ लेजर अकाउंट. यहाँ पे अपोजिट नेम आएगा टू घनश्याम्स लोन अकाउंट 83,489. नाउ दिस लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस फॉर द न्यू पार्टनरशिप फर्म. सो अब ये लायबिलिटीज में जाएगा. घनश्याम्स लोन 83,489 सीधा आउटर कॉलम में आप लिख दीजिए. नाउ वी कैन क्लोज द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट उसके लिए हमें क्या बोला है, दैट द न्यू कैपिटल इज टू बी फिक्स्ड एट 2 लाख रुपीज and that is to be divided among the partners in the new profit sharing ratio 3:2. So अब ये नए फर्म का कैपिटल है. जनरली यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन आता है वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं. After closing the partners capital, the difference we get is balance carried down over here. But this time we are going to write the balance carried down first because उन्हें नया कैपिटल चाहिए 2 लाख रुपीज का, और वो भी दोनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3:2. सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1,20,000 एंड 80,000. जनरली अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है, डिसोल्यूशन में देखा, फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, जो क्रेडिट का टोटल आता था उसमें से डेबिट माइनस करके हमको बैलेंस कैरिड डाउन मिलता था, एंड दिस बैलेंस कैरिड डाउन वी वर यूज्ड टू ट्रांसफर इनटू द लायबिलिटीज. बट this time in retirement they have given the new capital कि अभी उनको आगे से नए फर्म में 2 लाख रुपया कैपिटल चाहिए, और वो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स में 3:2 के हिसाब से प्रोपोर्शन में होना चाहिए. सो कैपिटल हैज बीन डिसाइडेड. सो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट. राम और श्याम 1,20,000 80,000. सो आउटर कॉलम में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज हो जाएगा. अब हमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज तो करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो, हमने फाइनली उसको टोटल तो नहीं किया है, हमने सीधा सीधा सिर्फ बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया, तो अभी डिफरेंस तो कुछ ना कुछ आएगा. सो दैट इज व्हाट दे हैड सेड, मेकिंग एडजस्टमेंट थ्रू चेक. यानी जो भी डिफरेंस आएगा सरप्लस डेफिसिट, वो चेक यानी कि बैंक के थ्रू एडजस्ट होगा. So let us see. We will close Ram's account first. We'll check credit side का total कितना आता है. On credit side you will find a total of 1,26,978 and on the debit side you will find a total of 1,34,000. So debit side का total राम के केस में ज्यादा है. So Ram account carries a debit balance. So 1,34,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से 1,26,978 अगर हम माइनस करते हैं, so we'll get the balance of 7,022 और वो हमें बैंक में एडजस्ट करना है. सो यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट. सो दैट मीन्स राम इज अ क्रेडिटर गिवर. जब कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस ज्यादा आता है, मतलब कैपिटल नेगेटिव है, अकाउंट नेगेटिव है, तो यानी उसे बिजनेस में 7,022 लाना पड़ेगा. ओके, सो इन राम्स केस इट इज अ डेफिसिट. सो यहाँ पे ये क्रेडिट में डिफरेंस आया है, सो बैंक अकाउंट में वो डेबिट में जाएगा बिकॉज वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है. सो to Ram's capital account over here 7,022. Now same way we will close the Shyam's account. On credit side we will find a total of 95,233 and on the debit side there is a total of 86,000, right? So this time credit side is more in case of Shyam. So इसका मतलब ये हुआ कि Shyam का surplus है business में. So whatever difference we will get that he will receive. So we will get the difference of 9,233. That will go to bank account. So यानी श्याम is a debit receiver because उसका surplus है, उसका capital का credit balance ही ज्यादा है, right? So debit से credit ज्यादा है, so the difference means it is a surplus. तो उसको business में से उतना पैसा मिलेगा. So यहाँ पे bank account में credit side में जाएगा by Shyam's capital account 9,233. Alright? So partners capital account we have closed. अब उसके बाद तो बैलेंस शीट है, लेकिन बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले हमने ये जो वर्किंग में 2 अकाउंट बनाए हैं वो हमें क्लोज करना है. सबसे पहले गुडविल अकाउंट. सो गुडविल वी सॉ दैट इट इज बीन रेज्ड एंड रिटन ऑफ. तो यानी यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 14 + 6 20 ही हो जाता है. तो जब भी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ होगा तो ये अकाउंट टैली ही हो जाएगा, बिकॉज एज ऑफ रिटर्न ऑफ हो जाना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हम निकाल चुके हैं, तो वो बैलेंस शीट में अपीयर करेगा नहीं. रेज्ड होगा सिर्फ गुडविल, तो ही आपको यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट डाउन मिलेगा. क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो आपको बैलेंस शीट में डेबिट साइड ट्रांसफर करना है, ऑलवेज ऑपोजिट साइड. तो डेबिट मतलब क्या होता है, एसेट्स, लेकिन इस केस में तो हमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है. नाउ विल क्लोज द बैंक अकाउंट. सो बैंक का डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, दैट इज 61,022. सो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, उसमें से 9,233 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे बैलेंस रिसीव होगा. सो वी विल राइट ओवर हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 51,789. नाउ ये क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड जाएगा, यानी कि एसेट्स में जाएगा. बैंक 51,789. So this ledger account also we have closed. So now finally we are supposed to close the balance sheet.
और हमें मैच करके देखना है कि liabilities are equals to assets or not. So if we'll total up the liabilities, you will find the total of 3,65,489, and on the asset side also you will find the same total. Alright, so watch the video and try to do the totaling on your own. जैसे मैंने हमेशा कहा है कि जितना टोटलिंग आप खुद से करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका कैलकुलेशन उतना फास्टर हो जाएगा. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, please put it into the comment box. I will reply to the same. So see you in the next video with another question of retirement of partner. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye. Thank you.